Hello everyone, welcome to NTC Guru and again we are here for some very specific purpose, है ना। कुछ बहुत जरूरी चीजें थी जो हमको हमारी टीम को लगी कि आपसे शेयर करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पिछले भी वीडियोस में बताया था कि ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल टाइम चल रहा है हमारे लिए और हम अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही फाइनल टच देने जा रहे हैं। अगर हम टर्म 1 सिलेबस की बात करें तो ये बिल्कुल हमारे सिर पर आ चुके हैं एग्जाम सब, और कहीं कहीं पर तो कुछ लैंग्वेजेस के पेपर तो अभी हो भी गए हैं, है ना। किसी स्टेट में लैंग्वेजेस के पेपर हो गए हैं और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। देखिए जैसा कि विपिन सर हमेशा बोलते हैं कि ये परीक्षा जो होती है वो सिर्फ बच्चों की नहीं होती है, वो उनके माता पिता की भी परीक्षा होती है। नो, कि आपका एग्जाम, आप लोग एग्जाम दे रहे हैं 10th बोर्ड्स का, और आप अगर अपने पेरेंट्स से पूछेंगे तो आप उनसे देखेंगे कि वो सेम एग्जाम, सेम प्रेशर वो भी बराबर से फील कर रहे होंगे। मैं बहुत ही श्योरली बोल सकता हूं कि आप जितने प्रेशर में है ना, आपके पेरेंट्स आपसे ना दो यूनिट ऊपर ही होंगे प्रेशर में, कम नहीं होंगे। ठीक है, तो ऐसे समय में क्या करें ऐसा, या यूं कहें कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो हमें कर लेनी चाहिए अब फाइनल टच देने के लिए, और कौन सी चीजें ऐसी हैं जो अभी हमको अवॉइड करनी चाहिए, या जो हम ना करें तो शायद हमारे एग्जाम में हमें और हेल्प हो जाए। राइट, तो उसी को लेकर हमारी टीम ने एक छोटा सा आपको ब्रीफली सेशन रखा हुआ है, डूज एंड डोंट फॉर द टर्म 1 एग्जामिनेशन। बोर्ड के लिए, टर्म 1 के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हम बिल्कुल स्टार्ट करेंगे डूज से अपने टर्म 1 सिलेबस। जैसा कि हम लोग पहले भी अपने वीडियोस में बता चुके हैं कि इस बार सीबीएसई ने बिल्कुल पैटर्न चेंज किया है। अगर ये रेगुलर पैटर्न हुआ करता, अगर जैसे पिछले कई सालों से जो बोर्ड लेते रहे हैं सीबीएसई, अगर उस पैटर्न पे होते तो शायद हम आप लोगों को कुछ और समझा रहे होते कि देखिए आप एटलीस्ट हर एक चीज पढ़ के रखिए कि अगर मान लीजिए कभी 3 मार्क का क्वेश्चन आए तो आप इतना तो लिख पाए आपको कि 3 में से 2 मिल जाए, 1.5 मिल जाए। बट इस बार, जैसे कि हर्षल सर का भी एक वीडियो था, आपने देखा होगा कि इस बार 0 और 1 में चल रही है गाड़ी। 0 और 1, या तो आपको आएगा या आपको नहीं आएगा, और इसी में आपकी गाड़ी चलती रहेगी। ठीक है, सो ईदर यू नो यू विल गेट द आंसर, ईदर यू डोंट नो यू विल नॉट गेट द आंसर। राइट, तो इसी चीज को, इसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, यूं कहें कि इसमें आपकी हेल्प करने के लिए हमारी टीम ने, स्पेशली विपिन सर ने खुद सजेशंस दिए हुए हैं कि ऐसा ऐसा बच्चों को करना चाहिए। और वैसे भी आप समझ सकते हैं एनटीसी गुरु का जो हमारा एक सक्सेस रहा, बच्चों के जो फीडबैक रहे, स्टूडेंट्स के जो फीडबैक रहे हमको कंटिन्यूअसली, चाहे वो एनटीसी के लिए हो चाहे वो बोर्ड्स के लिए हो, काफी कारगर रहे हैं। एज अंडर द मेंटरशिप ऑफ विपिन सर वी ऑल नो कि हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों के लिए कंटेंट भी लेकर आए हैं, कई सारे वीडियोस भी आपको जो बहुत हेल्प किया भी है अभी तक और करने वाले हैं। ठीक है, तो उसी सीरीज में आज का हमारा वीडियो है, दैट इज डूज एंड डोंट्स फॉर टर्म 1 सीबीएसई। वेल, ड्रीम्स तो बड़े, आईआईटीएन बनना है, नए इन्वेंशंस भी करने हैं एंड व्हाट नॉट, पर एक डर भी है, मोबाइल, टीवी, फ्रेंड्स और सबसे बड़ा मेरा खुद का आलस। क्या ये मुझे मेरे ड्रीम्स पूरे करने देंगे? इफ यू ऑल्सो थिंक द सेम वे, तो ये सब छोड़िए, ये वीडियो आई ओपनर फॉर आईआईटी जेईई देखिए एंड यू विल गेट ऑल द आंसर्स इन दिस वीडियो। सो जस्ट गो एंड वॉच आई ओपनर फॉर आईआईटी जेईई इन दिस सेम यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट यू शुड नो योर टर्म 1 सिलेबस। यू शुड नो योर टर्म 1 सिलेबस। कम ऑन, ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हम लोग जो चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, हम जो अपनी स्टडीज हमारी चल रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसमें कोई एक ऐसा टॉपिक था, क्योंकि देखिए आप भी समझते हैं कि कई सारे सब्जेक्ट्स में, मैथमेटिक्स में भी ऐसा है, सोशल में भी ऐसा है कि एक चैप्टर तो है, चैप्टर के अंदर से टॉपिक्स का सेग्रीगेशन हो गया है, टॉपिक्स बांट दिए गए हैं कि ये टॉपिक टर्म 1 में आएगा, ये टॉपिक ओमिट हो चुका है और हम उसको ही पढ़ रहे हैं। पता पड़ा हमारा फेवरेट टॉपिक था और उसको हम बड़े मजे में पढ़ रहे थे कि अच्छा इसमें से आ गया तो मैं तो छोड़ूंगा नहीं, और वो तो ओमिट हो चुका था शायद नहीं। तो सबसे पहले यू हैव टू नो वेरी क्लियरली योर टर्म 1 सिलेबस। और लास्ट टाइम के लिए मैं बिल्कुल सजेस्ट करूंगा, आप कुछ मत करो तो कम से कम एक काम करवा लो, जितने भी सिलेबस आपका है, चाहे वो साइंस का हो, सोशल का हो, लैंग्वेज का हो, मैथमेटिक्स का हो, किसी का भी हो, आप उसका एक प्रिंट आउट अपने रूम में जहां पर आप पढ़ रहे हैं वहां पर एटलीस्ट उसको स्टिक कर लें।
बिल्कुल स्टिक कर लें ताकि किताब उठाते समय कहीं हमारा मन अगर भटक रहा है, कोई टॉपिक हमारा फेवरेट है जो ओमिट हो चुका था। बायो में अगर देखें छोटा सा एग्जांपल, इवोल्यूशन जैसे चैप्टर है, हेरिटेज इवोल्यूशन, तो उसमें से इवोल्यूशन हटा दिया गया है, वो नहीं है उसके अंदर, ठीक है। लेकिन किसी को बड़ा मजा आ रहा है, मुझे बड़ा मजा आता है, मेरा फेवरेट टॉपिक में से एक है, तो फिर मैं उसको पढ़ने लगूंगा, तो वो वहां पर हमारा सब गड़बड़ हो जाएगी, हमारी प्रिपरेशन हो जाएगी। पता पड़ा 2 घंटे से हम वही पढ़ रहे थे और एकदम से नजर गई, अच्छा ये तो था ही नहीं, तो फिर हम अननेसेसरी एक स्ट्रेस में जाते हैं, अननेसेसरी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपना सिलेबस, जो भी आने वाले टॉपिक्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हट चुके हैं, कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो सिर्फ हमें थ्योरी के लिए पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिनका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस में हमको काम आने वाला है, वो बिल्कुल आप सभी के अपने पेरेंट्स को बोलकर प्रिंट आउट निकलवा कर जहां पर आप पढ़ रहे हैं वहां बिल्कुल उसको स्टिक कर दीजिए। ये सबसे पहला काम है जो आप सभी को करना है। काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, हम लोग जानते भी हैं जिन्होंने ये किया हुआ है। देखिए, आप समझ सकते हैं कि जिन्होंने किया हुआ है मतलब वो बिल्कुल सही रास्ते पे हैं, उनको लोड लेने का, टेंशन लेने का बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। जो लोग अभी ऐसा लग रहा है कि स्टार्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं। एटलीस्ट अभी आप लगा दीजिए, हमारे पास जब तक हम अपने एग्जाम्स देते जाएंगे, आपको पता है जैसे पहले कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम है, फिर कौन सा है, फिर कौन सा है, तो उस सीक्वेंस में हम पढ़ते भी जाएं और उसी सीक्वेंस में हम उन नोटिस बोर्ड्स को देखते चलेंगे, ठीक है। तो ये सबसे पहले काम करना है हमको क्या, कि आपको अपना सिलेबस, टर्म 1 का सिलेबस पता होना चाहिए, राइट। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके पेपर पैटर्न का। हमारे पिछले वीडियोस में अगर एनटीएससी ग्रुप पे देखेंगे तो पिछले वीडियोस में भी हमने कई बताया हुआ है कि पेपर पैटर्न किस तरीके से आने वाला है, मैथ्स में कैसे आने वाला है, सोशल में कैसे आने वाला है, साइंस में कैसे आने वाला है। सोशल और साइंस मोर ओवर सिमिलर पैटर्न रखने वाले हैं, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा ब्रीफ कर रहा हूं यहां पर। मैथमेटिक्स 3 सेक्शंस है, ठीक है, 3 सेक्शंस मैथमेटिक्स में, 3 सेक्शंस साइंस में और 4 सेक्शंस सोशल साइंस में। फिर से देख लो एक बार, आराम से देख लो, कोई जल्दी नहीं है। सीबीएसई ने बिल्कुल डिक्लेयर किया हुआ है इस चीज को। 3 सेक्शन मैथमेटिक्स, 3 सेक्शन सोशल साइंस और 4 सेक्शन सोशल साइंस में, ठीक है। जो चौथा सेक्शन रहेगा सोशल साइंस में, वो मोस्ट प्रोबेबली जो अभी तक देख रहे हैं, जो सीबीएसई का कहना है वो है कि वो मैप्स दिए जाएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे और आपको दोनों का अटेम्प्ट करने होंगे, मतलब वो एक कंपलसरी सेशन है, ठीक है। सोशल साइंस में चौथा सेक्शन कंपलसरी है, ठीक है। 2 आउट ऑफ 2, 2 क्वेश्चन होंगे, दोनों आपको अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। बाकी में अगर देखें तो हमें चॉइस दी जा रही है। अब देखिए मैथ्स में पहला सेक्शन 20 क्वेश्चंस 16 अटेम्प्ट करने हैं, दूसरा 20 क्वेश्चन 16 अटेम्प्ट करने हैं, सी सेक्शन 10 क्वेश्चंस 8 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। मार्किंग सभी की बराबर है, 1-1 में आप देख सकते हैं कि इट कैरीज ईच 1 मार्क, सो 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स। ये मैथमेटिक्स की है। और भी डिटेल में आपको बताया हुआ है हमारे पिछले वीडियोस में कि इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। हर्षल सर एक्सप्लेन ब्रीफली इट, सो आप चाहे तो एक बार वो वीडियो भी देख सकते हैं वापस से। कि हम पहले उन्होंने जो बताया था, सिंपल मैं इसको रिवाइज कर रहा हूं कि पहले हम कोशिश करें कि एटलीस्ट 8 क्वेश्चन दोनों सेगमेंट से हम कंप्लीट कर लें, आधा इसको अटेम्प्ट करें, आधा इसको अटेम्प्ट करें, और अटेम्प्ट करते समय हम घड़ी का बिल्कुल ध्यान रखें, ठीक है। साइंस में अगर हम जाते हैं तो साइंस में पहला सेक्शन 24 क्वेश्चन 20 अटेम्प्ट करने हैं, 24 क्वेश्चंस 20 अटेम्प्ट करने हैं एंड 12 क्वेश्चन 10 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। थर्ड सेक्शन जो है ये आपको पता है कि ये केस बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड स्टडीज जो क्वेश्चन रहेंगे उस पर रहेगा। आपको 12 दिए जाएंगे, अगर देखें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में से आपको 4 क्वेश्चंस रहेंगे पर केस, ठीक है, जिसमें से आपको कोई भी 10 करने होंगे, ठीक है। सेम पैटर्न इज गोइंग टू बी फॉलोड इन सोशल साइंस, ठीक है। तो मैथ्स में 10 में से 8, 10 में से 8, 10 आउट ऑफ 12, 10 आउट ऑफ 12 इन सोशल साइंस, ठीक है। ए और बी सेक्शन में अगर देखें तो ए सेक्शन में 24 क्वेश्चन रहेंगे, सोशल साइंस में 20 करने होंगे। बी सेक्शन में 22 क्वेश्चंस होंगे, 18 क्वेश्चंस करने होंगे। 2 क्वेश्चन यहां के चुरा के आपको आखिरी में दिए गए हैं जो कि आपके लिए कंपलसरी है, ठीक है। गलती करने की गुंजाइश, ठीक है, कहां पर हमें मार्जिन है कि हम एरर्स कर सकते हैं, हम अपनी मिस्टेक्स कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है आप अगर मार्किंग स्कीम देखें साइंस और सोशल में तो पर क्वेश्चन इज काउंटिंग फॉर 0.8 मार्क्स, नो। तो अगर 0.8 मार्क्स एक क्वेश्चन का कट रहा है तो शायद हम एक रिस्क ले सकते हैं एज कंपेयर टू मैथमेटिक्स। आप देखिए मैथमेटिक्स में 1 नंबर कट रहा है और आप समझ सकते हैं कि 1 नंबर कटा और 0.8 कटा, 0.2 का मार्जिन आपको भले ही बहुत छोटा लग रहा हो, 0.2 मार्क्स ठीक है ना, इट्स ओके। लेकिन आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि दिस इज द कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, रियली रियली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। आप बड़े बड़े एग्जाम्स उठा के देखिए, आप आईआईटी के एग्जाम देखिए, आप नीट का एग्जाम देखिए,
0.2 मार्क्स, 1 मार्क्स में हंड्रेड्स में कम बोल रहा हूं, थाउजेंड्स की रैंकिंग्स में चेंज आता है। एक एक मार्क पर थाउजेंड रैंकिंग्स चेंज आती है। कैसे प्रिपेयर करते हैं? देखिए, आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, डेफिनेटली होंगे, जो जिनका बोर्ड तो तैयार है, जिनका सीबीएसई बोर्ड टर्म 1 तो ऑलरेडी एग्जाम बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड है, टर्म 2 भी प्रिपेयर्ड है, एंड दे आर एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर हायर स्टैंडर्ड्स 11th और 12th। हो सकता है आप में बहुत सारे ऐसे हैं, उनके लिए भी है कि देखिए अभी से आप तैयारी करेंगे। अच्छी बात यह है कि सीबीएसई ने आपको पहले टर्म में ही ये मौका दिया है कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस कीजिए, जो कि आपको शायद बाद में जो एग्जाम्स होते हैं, नीट का, आईआईटी के एग्जाम्स होते हैं, उसमें हेल्प करें। ठीक है, और ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मेरा एक सजेशन भी है, जस्ट फॉर टाइम से एक सजेशन है कि आप एक वीडियो है आई ओपनर फॉर आईआईटी जेईई विपिन सर का, आप उसको बिल्कुल देख लीजिए। उसमें भी आपको कुछ हेल्प डेफिनेटली मिलने वाली है। लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स को हेल्प मिली है तो आपको भी मिलेगी। ठीक है, आई ओपनर फॉर आईआईटी जेईई, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था पैटर्न हमारा क्वेश्चंस का। ठीक है, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट। अभी कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट की हमारे पास क्वेरी आई कि सर हमने जो पढ़ा अभी तक क्या उसी में से आएगा बोर्ड में? मतलब क्या सीधा सा क्वेश्चन था कि सर एनसीईआरटी में से ही आएगा क्या बोर्ड में? और हमें उसको आंसर करना था कि एनसीईआरटी में से ही आएगा क्या? मतलब मैंने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी है तो क्या मेरा बोर्ड अच्छे से तैयार है या नहीं है? मेरा सिंपल सा उसका जवाब यही था कि यस, यू आर वेल प्रिपेयर्ड इफ यू हैव, सुनना ध्यान से, मेरे वर्ड्स को ध्यान रखिएगा, अगर आपने बहुत अच्छे से एनसीईआरटी तैयार की है ईमानदारी से इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज आपको भी पता है कि कई जगह पर ऑनलाइन क्लासेस चलती है, ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं, और बच्चे कितनी ईमानदारी रखते हैं, कितनी ऑनेस्टली वो एग्जाम देते हैं, आपको पता है। ठीक है, हो सकता है आप में से कुछ भी उस फेज से निकले हों कि जब ओपन बुक टेस्ट था या ऑनलाइन चल रहा था, कैमरा बंद था और हम क्या 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 कर रहे थे। ठीक है, चलिए मैं उस पर नहीं जाऊंगा। तो एनसीईआरटी अगर आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर की हुई है तो आप बहुत अच्छे से तैयार हैं एग्जाम के लिए। अदरवाइज, अभी मैं इसके अगले स्लाइड में जाऊंगा उस पर, कि आपको एनसीईआरटी के अलावा एक और चीज है जो आपको तैयार करनी है, तो हम ये मान सकते हैं कि यस, अब आपका टर्म 1 या बोर्ड्स प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। ठीक है, उससे पहले हम बात करते हैं एनसीईआरटी के लिए थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स, लैंग्वेजेस की बात कर लो, साइंस की बात कर लो, सोशल की बात कर लो। जितने भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं उनका एक ही मूल मंत्र है, जस्ट रीड योर एनसीईआरटी बुक। जितनी बार आप रीड कर सकते हो। देखिए, एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन हो जाती है, हम लोग जब रीड करते हैं, आप में से कई सारे बच्चों के ये भी हमारे पास आता है कि सर हम जब रीड करते हैं और हमें ऐसा लगता है अरे ये तो इतना इजी है, मुझे तो आता है। आप में से कई सारे के साथ ऐसा होता है, और फिर हम उसको लगता है अच्छा ये तो मुझे पढ़ा हुआ है, पढ़ तो लिया था मैंने, ये तो मुझे आता है, और आगे बढ़ जाते हैं। जब 4 दिन बाद, सुनिएगा बहुत ध्यान से, जब हम 4 डेज आफ्टर 1 वीक हम फिर से जब वही पेज उठाते हैं तो हमें ऐसा लगता है ये तो नया है हमारे लिए, ऐसा हमको लगता है। तो अब क्या करना सर, ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए कि जब हम उसको उस समय पढ़ते हैं तो लगता है हमको आता है, ये तो बहुत इजी है, इसमें कोई याद रखने की चीज है, लेकिन जब 1 वीक बाद हम उसी चीज को पढ़ते हैं तो हमें लगता है ये तो बड़ा नया है, ये तो इसमें तो कुछ याद ही नहीं है। ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए? आप लोग अपनी एनसीईआरटी को अगर ध्यान से देखें, उसमें जो कंटेंट वाला पार्ट है वो एक साइड रहता है, आपको बीच में साइड में थोड़ा सा स्पेस मिलता है, उस स्पेस में यूजुअली डायग्राम्स रहते हैं, कुछ स्पेस ब्लैंक रहता है। What you should do for your final, देखो अभी फाइनल चल रहा है, मैं तो सिंपल से बोलता हूं कि अभी तो सुपर 6 वाला वो आ गया है, सुपर 4 वाला, कि अब सेमीफाइनल चल रहा है, फाइनल आने वाला है। ठीक है, तो अब क्या करना चाहिए? वो जो स्पेस रहता है when you are reading the NCERT और रीड करते समय आपको ऐसा लग रहा है कि ये पॉइंट ऐसा है जो मैं पिछली बार भी भूल गया था, अभी तो मुझे नया सा लग रहा है, आप उसको वहां नोट कर दो। जस्ट उसके बगल में जो स्पेस दिया है एनसीईआरटी में, उसी में उसको नोट कर दीजिए। आप फिर से आगे बढ़े, आपको लगता है अच्छा ये जो डिस्कवरी हुई थी, ये जो ईयर था जिसमें ये बैटल हुआ था, ये मुझे याद नहीं रहता है, तो आप वहां लिख दीजिए बैटल ऑफ प्लासी दिस एंड दिस एंड दिस। नहीं, आप समझिए, इवन आप लोगों ने विपिन सर के लेक्चर देखे हुए हैं, आपको पता है उस चीज के लिए कि सर बिल्कुल बोलते हैं कि जस्ट स्टिक टू एनसीईआरटी। सोशल साइंस आपको बिल्कुल अच्छे से पता है, इवन फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, सभी में ऐसा हो रहा है कि हम थ्योरेटिकल पार्ट जब पढ़ते हैं तो आपको एनसीईआरटी पर स्टिक होना है। और सबसे अच्छा तरीका मैंने क्या बताया कि जिस पॉइंट पर आपको लग रहा है कि यू कैन फॉरगेट दिस, हो सकता है 2 दिन बाद तुम्हें वो चीज याद ना रहे, उसके बगल में लिख दीजिए, क्योंकि जब अगली बार आप रिवाइज कर रहे होंगे और उस लिखे हुए चीज को पढ़ेंगे तो आपको यह पता रहेगा कि हाँ ये मैं भूल रहा हूं बार बार, इसलिए मैंने इसको यहां लिखा है। देखिए, आपको पता है अभी इतना टाइम हमारे पास सफिशिएंट है कि हम रिवाइज कर सकते हैं, वी हैव द स्पेस टू रिवाइज। तो क्या करना है, कोई भी पैराग्राफ लगता है आपको, उसमें पैराग्राफ में से 2 पॉइंट ऐसे हैं जो आप हमेशा भूल जाएंगे,
तो आप बिल्कुल उसको साइड में लिख दीजिए, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, दूसरा काम ये कर सकते हैं, हालांकि उसके लिए अब थोड़ा सा टाइम कम बचा है, क्योंकि जो कि विपिन सर बताते भी हैं कि आपने एक पैराग्राफ पढ़ा और आपको लगता है इस पैराग्राफ में से कौन से सबसे अच्छे 5 क्वेश्चंस हैं जो आप दे सकते हैं एग्जाम में। किसी फ्रेंड को, आपको किसी फ्रेंड से खुन्नस निकालनी, दुश्मनी निकालनी, नहीं इसको तो मैं टेस्ट में ऐसे क्वेश्चंस दूंगा कि क्या बताऊं, तो आप उसको कौन से ऐसे 5 क्वेश्चन होंगे जो उस पैराग्राफ में से निकाल के देंगे। और यकीन मानिए वही 5 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो शायद एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये दूसरा तरीका हमारे पास है। पहला तरीका क्या है कि आप जो पॉइंट्स भूल रहे हैं उनको साइड में लिख लीजिए। दूसरा तरीका है कि उस पैराग्राफ में से कौन से अच्छे से 5 क्वेश्चन हो सकते हैं जो आप दे सकते हैं एग्जाम में, अगर आपको पेपर बनाया जाता तो, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या रहा हमारा, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को जितना हो सकता है उतना पढ़िए। मैथमेटिक्स के लिए आपको पता है कि एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चंस हैं, सॉल्व्ड एग्जांपल, अनसॉल्व्ड एग्जांपल, एक्सरसाइजेस, वो सभी आपको करनी है, ठीक है। Hi friends, it's the time to unveil the product of years of our hard work and research on NTSC. The team has really gone that extra mile, pouring heart, brain, conscience, developing this NTSC Guru. It not only comprises of state-specific video lectures, practice lectures, tests. You will also get the set of most probable questions that can be asked in the forthcoming NTSC of your particular state. It really took us 6 long years of complete research and development to figure out what different states ask or might ask in NTSC. And now we are more than sure that we have now decoded the Da Vinci Code of NTSC. So subscribe to NTSC Guru if you want NTSC specific concept lecture, Fantastic course material, state-of-the-art practice videos, and very finely drafted All India Test Series. So ensure your success for this once in a lifetime opportunity of enjoying pride, prestige and glory. Enjoy NTSC. Best of luck. नेक्स्ट पॉइंट, अगेन एमसीक्यू की प्रैक्टिस के लिए जो आपको एक बोल रहा था, एक एडिशनल चीज आपको आनी चाहिए। एनसीईआरटी तो आपका हो गया है, बिल्कुल अच्छी बात है। नेक्स्ट इज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। मुझे पता है आप में से कई सारे लोगों को पता है ये चीज कि हाँ सर एग्जाम्पलर है, एग्जाम्पलर में क्वेश्चंस भी है, और वो एनसीईआरटी से ही निकाले हुए एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो कहीं ना कहीं सीबीएसई ने पहले से ही आपके लिए मेहनत करके रखी है कि आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़िए और फिर एग्जाम्पलर को सॉल्व कीजिए, ठीक है। बट अच्छी चीज ये है, एग्जाम्पलर में कुछ क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं, काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, मतलब उनका लेवल हम बोल सकते हैं कि एक लेवल ऊपर का ही है। तो अगर आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ते हैं, एग्जाम्पलर को बहुत अच्छे से सॉल्व करते हैं, तो आप अब हम बोल सकते हैं नाउ यू आर रियली वेल प्रिपेयर्ड, कि आप अब सीबीएसई टर्म 1 के लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड हैं, ठीक है। फिर बस हम इसको रिवाइज करते चले, ब्रशअप करते चले, अगेन रिवीजन ब्रशअप, रिवीजन ब्रशअप, और हम समझेंगे, हम देखेंगे कि हमारा टर्म 1 का हर एक एग्जाम बहुत ही अच्छे से जा रहा है, बहुत ही अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हमारे हो गए हैं। अब जो 2 क्वेश्चन जो हमको परेशान करने वाले हैं, पहला है केस बेस्ड क्वेश्चंस और दूसरा है असर्शन रीजन। आप यकीन मानिए असर्शन रीजन में अच्छे स्टूडेंट्स हमने देखे हैं। व्हेन एम्स एग्जाम वाज देयर, एम्स का एग्जाम हुआ करता था, अच्छे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो असर्शन रीजन में हाथ भी नहीं डाल पा रहे थे, पता है। मतलब वो असर्शन रीजन को हम स्टार्ट कैसे करें, कौन सा ऑप्शन लगाएं, ये वो तय नहीं कर पा रहे थे। और हमने आपको बताया हुआ है, आप अगर देखेंगे, इवन हम लोग अभी एक लॉन्च कर रहे हैं, एनटीएससी के लिए स्पेसिफिकली लॉन्च कर रहे हैं हम एक क्रैश कोर्स, तो उसमें भी हम ये चीज रखेंगे कि हो सकता है एनटीएससी एग्जाम में भी वो चीज आए, ठीक है। तो असर्शन रीजन में ऐसा क्या होता है कि हम इतना परेशान हो जाते हैं, असर्शन रीजन को कैसे स्टार्ट करना है, 4 जो ऑप्शंस रहते हैं। वैसे मैंने आपको अपने पुराने वीडियोस में भी बताया हुआ है ये इवन, कि सबसे अच्छा तरीका है, सबसे पहले आपको क्या करना है असर्शन रीजन के लिए, सबसे पहले क्या करना है, आपको ये चेक करना है कि क्या दोनों स्टेटमेंट सही है, क्या दोनों स्टेटमेंट सही है। मतलब असर्शन जो लिखा है, असर्शन क्या लिखा है, क्लोरोफिल इज ग्रीन इन कलर, सही है। रीजन लिखा है कि फोटोसिंथेसिस इज परफॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब देखिए दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो जैसे ही दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हमको मिलते हैं, तो आप देखेंगे कि असर्शन रीजन में सी और डी ऑप्शन आप कैंसिल हो गए हैं, क्योंकि आप सी और डी ऑप्शन जब भी देखें असर्शन रीजन में, उसमें या तो ऐसा होता है कि असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, या फिर होता है असर्शन रीजन बोथ आर फॉल्स, या फिर असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। मतलब एटलीस्ट दोनों में से कोई एक तो फॉल्स होगा, ठीक है। तो जैसे ही हमें यह मिला कि असर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है,
तो फिर हमारे पास बचता है कि अब हमें यह चेक करना है कि अब क्या हो सकता है, ए और बी में से दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है तो हमारा आंसर या तो ए होगा या बी होगा। सेकेंडली क्या करना है, अब ए और बी में से कैसे चूज करें, तो अगेन इट्स अ डिफिकल्ट स्टेप। कैसे करें, तो असर्शन के बाद सुनिएगा, असर्शन रीड करो, बिकॉज लगाओ और रीजन को रीड करो। अगर आपको देखो आपका कॉमन सेंस, आपका इंट्यूशन ये कहेगा हां सेंटेंस बन रहा है, क्लोरोफिल इज ग्रीन इन कलर बिकॉज फोटोसिंथेसिस इज परफॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो मुझे लगेगा यार बिकॉज नहीं आएगा यहां पर। क्लोरोफिल इज ग्रीन इन कलर क्यों होता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस सनलाइट में होती है, नहीं मैच नहीं कर रहा। तो जब मैच ना करे तो आंसर बी है कि बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। और अगर आपको लगता है कि बिकॉज लगा के हमारा आंसर आ रहा है, बिकॉज लगा के हमारा आंसर आ रहा है, तो है आंसर ए, ऑप्शन ए। ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें ना और उस समय ये ट्रिक अपना की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले ये चेक करना है कि दोनों में से कौन ट्रू कौन फॉल्स। दूसरा हमको चेक करना है कि अब बिकॉज लगाएं और क्या उसका मीनिंग निकल रहा है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है, कंफ्यूजन होता है कि सर बिकॉज लगा के मीनिंग निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, समझ नहीं आ रहा। तो आप एक काम करो, आप एंड लगा के करो। जैसे बिकॉज लगा के नहीं समझ में आ रहा है ना कि मीनिंग निकल रहा है नहीं निकल रहा है, तो आप अगली बार एंड लगाओ और फिर से दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ो। और अगर आपको ज्यादा कंफर्टेबल इंट्यूशंस किस में आ रहे हैं, एंड में या बिकॉज में, वही आंसर लगा देना। अगर एंड में आ रहा है तो आंसर बी है, बिकॉज में आ रहा है तो आंसर ए है। Now this is the simplest trick that you can solve assertion and reason। और इस बार आने वाले हैं तो मजा तो आएगा। ठीक है, केस बेस्ड स्टडीज यूजुअली हमें थोड़ा सा एनालिटिकल जाना पड़ेगा, थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा। 4 क्वेश्चन, जैसे अगर मान लीजिए कि साइंस में, फिजिक्स में 4, केमिस्ट्री में 4, बायो में 4 क्वेश्चन आते हैं, तो उन 4 में से एक आध क्वेश्चन तो डायरेक्ट होगा, ये भी आपको मैं श्योरिटी दे रहा हूं। एक आध क्वेश्चन डायरेक्ट होगा जो उस केस में से ही कहीं से निकाल के दे दिया होगा। एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको में आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी, जिसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा अच्छा इसमें क्या हो सकता है, राइट? थोड़ा सा आपको एनालाइज करना पड़ेगा, हालांकि वो इजी होगा। बस केस को अच्छे से रीड करें प्लीज। केस को जितना अच्छे से रीड करेंगे आप उनके क्वेश्चंस के आंसर उतने इजीली निकाल पाएंगे। हो सकता है केस में आपको कोई ग्राफ दिया हो जिसको आपको इंटरप्रेट करना हो, ऐसा भी हो सकता है। हालांकि वो ग्राफ काफी इजी होगा, सो नीड नॉट टू वरी, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है। ठीक है, आप आराम से, बहुत आराम से कर लेंगे, राइट? सो नेक्स्ट आते हैं हमारे मॉक पेपर्स। देखिए कई सारे स्टूडेंट्स हैं, इवन एनटीएससी गुरु इज आल्सो प्रोवाइडिंग फ्यू मॉक पेपर्स सो दैट यू कैन सॉल्व इट। अब देखो एग्जाम जब आप देने बैठेंगे तो उस समय तो आपको एक साथ बैठना होगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि पहले 10 कर लिए, चलो बेटा 15 मिनट का ब्रेक है, फिर 10 कर लिए, चलो बेटा फिर से ब्रेक लो। नो, तो आपको क्या करना है ना, दिस इज रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक, और जो मैं हर स्टूडेंट को बोलता हूं, इवन फॉर हायर क्लासेस, वेदर दे आर प्रिपेयरिंग फॉर जेईई नीट, इट डजंट मैटर। आप उस पैटर्न पे, लास्ट टाइम चल रहा है, आखिरी 10-12 दिन बचे हैं, लास्ट टाइम चल रहा है, आप उस पैटर्न पे प्रैक्टिस करो मॉक पेपर्स की जिस पैटर्न पे होता है एग्जाम। और इसमें एक और चीज ऐड करूंगा मैं, एक और चीज ऐड करूंगा कि आप उसी टाइम पर करो। जैसे सीबीएसई ने आपको टाइम दिया हुआ है कि आपका एग्जाम 11:30 to 1 PM होने वाला है, समझना 11:30 AM to 1 PM आपका सीबीएसई एग्जाम कंडक्ट कराने वाली है बोर्ड का। समझिएगा, आप घर पर भी उसी टाइम पर प्रैक्टिस करो। उसका रीजन सबसे बड़ा होता है, दिस इज रियली साइकोलॉजिकल इंपैक्ट, कि हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक रहती है वो भी घड़ी के हिसाब से चेंज होती है ना। जैसे सिंपल सा एग्जांपल आपको दूं, सुबह 7 बजे स्कूल लगता है आपका, किसी दिन सुबह 11 बजे स्कूल लगे, आप देखिएगा कि आपका पूरा बिहेवियर चेंज हो गया है। आप कोशिश कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। आप रेगुलर 7 से 11, 7 से 11, 7 से 12 स्कूल जाते थे और बीच में 3 दिन के लिए स्कूल को कर दिया गया टाइम 12 से 5। अब पूरी तरीके से चेंज हो जाता है आपका सिस्टम। अब मैं कैसे एडजस्ट करूं, ऐसा होता है स्टूडेंट साथ में। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक भी साथ में चलती है। तो उस 11:30 to 1 में जब हम मॉक पेपर भी सॉल्व करेंगे, और सिंगल सिट में, फिर से बोल रहा हूं, सिंगल सिट में सॉल्व करना है। बिल्कुल ऐसे करना है कि आज मेरी परीक्षा होती तो मैं क्या कर रहा होता, मैं पेपर दे रहा होता। बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है, सेम टाइम, सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस। कई सारे स्टूडेंट्स स्पेशली व्हाइल सॉल्विंग मैथ्स, व्हाट दे डू, एक क्वेश्चन कर लिया, आंसर चेक किया, एक क्वेश्चन कर लिया, आंसर चेक किया। और ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैं रियली आई शुड से, बेटा थोड़ा सा पैटर्न चेंज करना पड़ेगा आपको। बिकॉज अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप किसी भी क्वेश्चन में कॉन्फिडेंट नहीं हो पाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, ऐसा आपके साथ अभी तक होता आ रहा है
कि आप जैसे एग्जाम में पहुंचते होंगे आपका ब्रेन ब्लैंक हो जाता होगा, यू आर गोइंग ब्लैंक, कि मैंने तो यही क्वेश्चन पढ़ा था, यही क्वेश्चन का मैंने आंसर निकाला था और आज मुझे यही सेम क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ऐसा होता है, ऐसा सच में होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, पूरे एक साथ 50 सॉल्व करो और फिर पूरे 50 का आंसर चेक करो। यस, 10 नहीं, 20 नहीं, 25 नहीं, 50 के 50। जितने एग्जाम में आने वाले हैं, जिस पैटर्न पे आने वाले हैं, उसी पैटर्न पे हम सॉल्व करेंगे, उसी टाइम पर हम सॉल्व करेंगे। सो सॉल्व एज मच एज मॉक पेपर्स यू कैन डू एट द सेम टाइम। अगेन आई एम एम्फसाइजिंग ऑन टाइम माय डियर, कि जिस समय एग्जाम आपके सीबीएसई कंडक्ट करा रही है उसी समय आपको एग्जाम लेना, आपको घर पे बैठ के मॉक पेपर देना है एट द सेम टाइम और सिंगल सेट में। तो आप समझिए हम क्यों बोल रहे हैं आपको अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक, अपनी बॉडी को ऐसे सेट करना है कि हमें उसी समय रोज पेपर देना है। रोज एक मॉक पेपर आप 11:30 to 1 बैठिए डेली। ठीक है, तो यहां तक मैंने आपको बताया कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए। इसके बाद हम बिल्कुल आपसे शेयर करेंगे कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इस समय इनको छूना भी नहीं चाहिए, हाथ भी नहीं लगाना है, इनसे जितना दूर रहें इतना अच्छा है। मटेरियलिस्टिक हो सकती है, इमटेरियलिस्टिक हो सकती है। ठीक है, सो दिस इज फ्रॉम ऑल फ्रॉम माय साइड, दिस इज ऑल फ्रॉम इट एंड बेस्ट ऑफ लक, ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, मुझे पता है आप लोगों ने बहुत अच्छे से तैयारी कर ली है, उसी तैयारी में ऐड ऑन करने के लिए सम फाइनल टिप्स, वी आर हियर फॉर दैट। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।